हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविक सोसाइटी। और आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर थर्ड, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। एज वी हैव सीन इन द फर्स्ट चैप्टर कि कैसे डेमोक्रेसी में सबको साथ बैठ के डिसीजन लेना इतना एक्सेसिबल नहीं है, इसलिए इन डेमोक्रेसी वी रूल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। सो इस चैप्टर में हम वही डिस्कस करेंगे कि कैसे वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव, कैसे इलेक्शन होता है एक डेमोक्रेसी में, और कैसे इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन पीपल को सर्व करता है और एक हेल्दी कॉम्पिटिशन की तरह आता है, दिखता है। What makes a election democratic? एंड ऑल्सो हम डिस्कस करेंगे कि कितने स्टेजेस में इलेक्शन होते हैं, कैसे कैसे इलेक्शन होते हैं, और क्या होता है इलेक्शन में, और इलेक्शन कमीशन कैसे इंश्योर करता है फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने में। सो फर्स्ट वी सी a case study which is mentioned in the book, which is about हरियाणा। सो हरियाणा में टिल 1982 तक कांग्रेस की पार्टी लीड करती थी, बट जब स्टेट इलेक्शन आया 1987 में, तो एक न्यू पार्टी आई जो विच वाज लेड बाय चौधरी देवीलाल। एंड वो उन्होंने प्रॉमिस करा कि वो जो कमिंग इलेक्शन है उसमें अगर वो जीत गए तो सारे फार्मर्स के लोन्स है वो माफ कर देंगे। तो वैसे ही हुआ। उनकी पार्टी लोकदल 76 सीट्स जीती आउट ऑफ 90, एंड 60 सीट्स उनकी खुद की थी जो एक मेजोरिटी से वो इलेक्शन जीते। सो एज मेजोरिटी से वो जीत के सीएम बने हरियाणा के। उसके बाद उन्होंने एज दे हैव प्रॉमिस्ड उन्होंने सारा अपना काम किया और सारे फार्मर के लोन्स माफ किए। बट इन द नेक्स्ट इलेक्शन 1991 में क्या हुआ कि वापस कांग्रेस पावर में आ गई और चौधरी देवीलाल हार गए। तो दिस सिंपली मीन्स कि इलेक्शन कभी भी फिक्स्ड नहीं है, वो हर बार चेंज हो सकता है। मे बी इस बार जो पार्टी जीते वो नेक्स्ट बार ना जीते। सो दिस इज हाउ इलेक्शन वर्क्स। So let's discuss the second topic. Why do we need election? अब as we have discussed कि सब साथ बैठ के डिसीजन लेना is not that accessible, इसलिए in a large community इसलिए we rule through the elected representative. And the thing is how we elect. The process in which we elect our representative in a fixed interval of time उसको कहते हैं election, जिसमें कि वोटर्स वोट देते हैं और चॉइस बनाते हैं कि किनको वो लॉ बनाने के लिए कैपेबल समझते हैं, किनको वो गवर्नमेंट में देखना चाहते हैं, डिसीजन बनाना चाहते हैं, और किनको वो पावर दे रहे हैं। अब नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। अब हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन होता है, बट वो जरूरी नहीं है कि एक वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ इलेक्शन हो। सो जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था पाकिस्तान का एग्जाम्पल, पीजी का एग्जाम्पल भी हमने देखा था, मेक्सिको का देखा था। तो ये सब कंट्रीज में क्या हो रहा था, इलेक्शन हो रहा था, बट ये कोई फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा था। बस द फीचर अगेन, जैसे कि 1 पर्सन 1 वोट हो, सबका वोट का वैल्यू इक्वल है, सबको राइट टू वोट हो। दूसरा पॉइंट ये है कि मल्टीपल पार्टीज हो जिसमें कि उनको चॉइस करने को मिले, जिससे कि एक फ्री और फेयर इलेक्शन हो, एक फिक्स इंटरवल पे हमेशा इलेक्शन हो और हर बार इलेक्शन हो, और कैंडिडेट्स जिसको प्रेफर कर रही है वही उनके लिए लॉस बनाए, वही इलेक्टेड हो, ना कि एज जैसे पाकिस्तान का एग्जांपल था, इलेक्ट कोई और हो रहा है बट उनके लिए रूल्स कोई और बना रहा है, गवर्न कोई और कर रहा है। दूसरा, फ्री और फेयर टाइप से इलेक्शन हो, जैसे कि कोई फोर्सफुली वोट करने पर मजबूर ना कर रहा हो, कोई फोर्सफुली ना हो। सो इट्स कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। अब इज इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन? अब इलेक्शन इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। अगर कोई कंपटीशन नहीं रहेगा तो इलेक्शन कराने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अगर एक ही पार्टी है तो ऑब्वियसली वही हर बार पावर में आएगी। सो इलेक्टोरल कंपटीशन का डीमेरिट्स भी है, जैसे कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाती है, डर्टी ट्रिक्स खेला जाता है जिससे कि वो इलेक्शन विन करे, जिसके कारण क्या होता है कि जो भी गुड पर्सन है वो इलेक्शन में खड़ा तो होना चाहता है, पर ये सब चीज देख के, अनहेल्दी कंपटीशन देख के वो इंटरेस्टेड नहीं रह जाता है। बट स्टिल इससे कुछ गुड पॉइंट भी है पॉलिटिकल कंपटीशन के, जैसे कि अकाउंटेबिलिटी आती है, उनको अच्छा काम करना पड़ेगा, अदरवाइज वो अगले इलेक्शन में नहीं आएंगे, वो नहीं जीत सकते हैं। और दूसरा है कि पावर पीपल के हाथ में होता है, एंड अगर वो वोट करेगी तभी वो जीतेगी। सो साइमल्टेनियसली चलता है। सो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, शॉपकीपर का एग्जाम्पल है। जैसे कि अगर शॉपकीपर को बस अपने प्रॉफिट से इंटरेस्ट है, बट स्टिल उसको प्रॉफिट कमाने के लिए भी उसको कस्टमर को सर्व करना पड़ेगा, अदरवाइज वो कस्टमर दूसरे शॉप पे चला जाएगा। सेम गोज फॉर पॉलिटिकल पार्टी।
अगर उसको अपने पावर से मतलब है, बट स्टिल उसको पावर में आने के लिए भी तो पीपल को सर्व करना पड़ेगा, अदरवाइज वो वोटर्स कहीं और वोट देंगे और कहीं और कोई और की पार्टी जीत जाएगी। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज और वोटर्स का वाइस वर्सा चलता है। अगर पॉलिटिकल पार्टी जीतना चाहती है तो उनको पीपल को सर्व करना पड़ेगा और पीपल तभी वोट करेगी। तो ये एक लूप है। टू द नेक्स्ट पॉइंट, आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। अब इलेक्शन कैसे होता है? सो लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं, जो कि मोस्टली सब सेम डे पे होते हैं या फिर 1-2 दिन के आगे पीछे पे होते हैं, जिसको कहते हैं जनरल इलेक्शन। अब होता है एक बाई इलेक्शन, विच मीन्स कि बाई मतलब बिटवीन। अब कोई सीट किसी रीजन से या किसी कॉज से वो बीच में खाली हुई है, तो उसको कवर अप करने के लिए बाई इलेक्शन कंडक्ट करवा जाते हैं। अब इलेक्शन कंस्टिट्यूएंसीज में बढ़ती है। अब कंट्री को डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं, जिससे कि इलेक्शन एक इजी वे में आए और वोटर्स उस एरिया से इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को। अब लोकसभा के इलेक्शन के लिए 543 कंस्टिट्यूएंसीज में कंट्री को डिवाइड किया जाता है, जिससे कि हम एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, जिसको कहते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सेम गोज फॉर स्टेट असेंबली, उसमें हम इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, उसको कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब ये सेम होता है पंचायत के लिए, म्यूनिसिपल इलेक्शन के लिए, और सेम विलेज के लिए होता है, जिसमें वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है। अब रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब जरूरी नहीं है कि सबको सेम एजुकेशन मिले, सेम रिसोर्सेज मिले, उतना ही कॉन्टैक्ट हो बाकी का। तो इसलिए कभी कभी ये सारी चीजें नहीं मिल पाते हैं, इसलिए कुछ रिजर्व कर दिए जाते हैं, जिससे कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले असेंबली में, जिससे कि वो अपना पॉइंट रख पाए। इसके लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जिसमें कि एसटी और एससी को रिजर्वेशन दिया गया है। अब एसटी और एससी रिजर्व सीट से बस वही लोग इलेक्शन में उठ सकते हैं। तो लोकसभा इलेक्शन के लिए 84 सीट्स एससी को रिजर्व्ड है एंड 47 सीट्स एसटी को रिजर्व्ड है। अब ये डाटा 2019 का है। अब ये डाटा है, चेंज होता रहता है, पॉपुलेशन के हिसाब से इनका प्रोपोर्शन बदलता रहता है। सेकेंड थिंग, वोटर्स लिस्ट। अब कौन वोट करते हैं? अब एक लिस्ट प्रिपेयर होता है, जिसमें भी जो भी एलिजिबल है वोट देने के लिए उनका नाम लिस्टेड होता है, जिसको इलेक्टोरल रोल्स भी कहते हैं और सिंपल वर्ड्स में वोटर लिस्ट कहते हैं। अब ये सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है वोट करने का, जिसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी कहते हैं। अब जो भी 18 प्लस है, उसको राइट टू वोट का हक है। अब ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर बार फ्रेश वोटर लिस्ट प्रिपेयर करे हर फ्रेश इलेक्शन के लिए। अब जो भी उस प्लेस से माइग्रेट किए हैं या जो भी जिसका भी डेथ हुआ है, उसको उस लिस्ट से रिमूव करके फ्रेश लिस्ट बनाना होता है। अब नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। अब कौन कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? अब एवरीवन हैज द राइट वोट टू वोट और टू कंडक्ट इलेक्शन। अब वोटिंग का है कि जो भी 18 ईयर्स का है वो वोट कर सकता है, बट जो भी 25 ईयर्स का है वो इलेक्शन कंडक्ट कर सकता है। या तो वो विलिंगली अपना इंडिपेंडेंट पार्टी बना सकता है, या तो किसी पार्टी के अंदर जाके उस पार्टी का पार्टी टिकट लेके वो उस पार्टी के अंदर से लड़ सकता है। अब जिसको भी इलेक्शन में इंटरेस्ट है, वो इलेक्शन फॉर्म भर सकता है और एक सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट कर सकता है, और उसको बस कुछ डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, जैसे कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या, कितने एसेट्स उसके नाम पे है, उसका एजुकेशन क्या है, सो दैट वोटर्स को क्लेरिफाई हो और उनको एक ऑप्शन मिले कि उनको कैसे जज करना है और कैसे वो दूसरे कैंडिडेट से बेटर है। इलेक्शन कैंपेन। अब इलेक्शन कैंपेन एक स्टेज देता है, जिसमें कि एक फ्री और फेयर टाइप से डिस्कशन किया जा सकता है, जिसमें कि पार्टीज बता सकते हैं कि कैसे वो दूसरे पार्टी से बेटर है, अपना मैनिफेस्टो दे सकते हैं, अपना जो भी पॉलिसीज है अगले 5 साल में वो क्या करने वाले हैं, वो सब वो इलेक्शन कैंपेन में डिस्कस करते हैं। अब ये इलेक्शन कैंपेन 2 वीक का होता है, जिसमें कि अनाउंसमेंट होने से फाइनल जो लिस्ट बनता है कैंडिडेट्स का, और पोलिंग डेट तक उस 2 वीक के पीरियड में होता है, जिसमें कि लोग अपना कैंपेन करते हैं। टू इंश्योर कि एवरीवन हैज द इक्वल राइट टू कम्पीट, सो ये है कि कैंडिडेट्स को भी ब्राइट नहीं कर सकते हैं, कोई भी रिलीजियस प्लेस और कास्ट के नाम पे आप वोट नहीं ले सकते हैं, और गवर्नमेंट रिसोर्सेज को आप कैंपेन में नहीं यूज कर सकते। 25 लाख से ज्यादा आपको लोकसभा के इलेक्शन में खर्चा नहीं करना है, और 10 लाख से ज्यादा आपको असेंबली इलेक्शन में खर्च नहीं करना है। अब ये सब मेंशन है कोड ऑफ कंडक्ट में, जिसको आपको फॉलो करना होता है इलेक्शन कैंपेन के द्वारा। अब पोलिंग और काउंटिंग ऑफ वोट्स। अब
वोट होता है जिसको कहते हैं पोल, और जिस दिन वोट होता है उसको कहते हैं इलेक्शन डेट। तो आप नियर बाई पोलिंग बूथ्स पे जाके अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। पहले वोट होता था बैलेट पेपर में, जिसमें कि पेपर पे आपको स्टैंप लगाना होता था और वो पेपर को आपको एक बॉक्स में डालना होता था। बट अभी ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो चुका है। ईवीएम मशीन पे आप वोट करते हो, जिसमें कि सारे वोट्स, सारे कैंडिडेट्स का नाम और उसके सिंबल साइड बाय साइड होते हैं, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का भी होता है। अब वोटिंग होने के बाद सारे ईवीएम्स को सील कर दिया जाता है और एक फिक्स डेट पे ओपन किया जाता है, और फिक्स डेट पे काउंटिंग्स होती है। अब ये साथ ही साथ डिजिटली एयर भी होता है, जैसे टेलीविजन और चैनल्स वगैरह पे, जिससे कि पता चलता है कि किसकी गवर्नमेंट नेक्स्ट बनने वाली है। अब मेजर थिंग इज व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। अब बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं, जैसे कि फेक नेम इंक्लूड करना वोटिंग लिस्ट पे, फिर गवर्नमेंट का मशीनरीज को यूज करना, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेस मनी यूज करना जो कि रिच कैंडिडेट्स यूज करते हैं, जो एक फेयर एडवांटेज मिलता है उनको, और पोलिंग डे पे लोगों को मैनिपुलेट करना। ये सब प्रॉब्लम्स है जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री फेस करता है। बट इसको टैकल करने के लिए इलेक्शन कमीशन है, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एज इंडिपेंडेंट एज जुडिशरी। इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट अपॉइंट करने के बाद दे आर नो लॉन्गर आंसरेबल टू प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट। अब इलेक्शन कमीशन कुछ रूल ऑफ कंडक्ट बनाती है, जिससे कि इलेक्शन अच्छे से हो, और पनिश करती है जो भी उस कोड ऑफ कंडक्ट को, और वो ध्यान रखती है, कोई भी रूल्स बनाती है कि कोई भी गवर्नमेंट पावर को मिसयूज ना करें। और इलेक्शन डे में सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स वो इसी के अंडर वर्क करते हैं। इट इज पॉपुलर पार्टिसिपेशन। अभी ये हम पॉपुलर पार्टिसिपेशन मीन्स कि कितने लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये दिखाता है कि इलेक्शन कितना फ्री और फेयर है लोगों के लिए। अभी ये हम देखते हैं, टर्नआउट फिगर से हम पता करते हैं कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब ग्राफ के अकॉर्डिंगली मोस्टली पता चला है कि मोस्टली इंडिया में पुअर इलिटरेट लोग ज़्यादा वोट करते हैं कंपेयर टू प्रिविलेज्ड लोग। अभी ये वेस्टर्न कंट्रीज में ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, डिफरेंट भी होता है। दूसरा, कॉमन पीपल फील करते हैं कि उनका उनका वोट का वैल्यू है, और जिसके कारण पॉलिसीज चेंज करती है गवर्नमेंट कि वो उनको पावर मिले। एंड द लास्ट टॉपिक इज challenges faced in having a free or fair election। अब फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने में प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि मनी पावर का यूज होता है, एक्सेस, बहुत सारे अनफेयर मीन्स होता है। अब मनी पावर यूज हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि वो एक प्लस एडवांटेज दे रहा है इंडिपेंडेंट पार्टी से ज़्यादा। अब वो ज़्यादा कैंपेन कर सकते हैं, ज़्यादा उनका जान पहचान है। और फिर दूसरा, क्रिमिनल कनेक्शन। अब जिनका भी क्रिमिनल कनेक्शन है तो उनको पार्टी टिकट जल्दी मिल जाती है, उनका एक पावर रहता है। थर्ड पॉइंट वुड बी फैमिली डोमिनेंस। अब अगर फैमिली पॉलिटिक्स में है तो ऑफकोर्स वो टिकट्स अपने ही फैमिली मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसी बाहर को टिकट नहीं मिल पाते हैं जल्दी। अब इलेक्शन में जो भी पार्टीज होती है वो मोस्टली ज़्यादातर सिमिलर ही सी लगती है, तो जो ऑर्डिनरी पीपल है उनके पास ज़्यादा कुछ चॉइस भी नहीं रहता है। और इसके कारण क्या होता है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को ये सब प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, जो भी रिच कैंडिडेट्स है। तो ये प्रॉब्लम बस इंडिया का ही नहीं है, जो भी कंट्री डेमोक्रेसी है वो सब में ये सब प्रॉब्लम फेस करते हैं। So this is why everyone demands a free or fair election or election reforms. So this is the end of the chapter. I hope आप लोगों को अच्छा लगा और आप लोगों को समझ में आया। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। So thank you for watching. See you in the next one.